arise due to this project। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज अराइज होने वाले थे सोसाइटी में, उनको एड्रेस करना। इथिकल का मतलब मोरल वैल्यूज, कि क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो सीक्वेंस है उसको दूसरे पर्सन के साथ शेयर किया जाए। लीगल, क्या उसको लीगल कंडीशन में रखा जाए, उसको इलीगल माना जाए। सोशल इश्यूज, क्या किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सबको बताना जरूरी है, क्या उससे सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट वाली कंडीशन तो नहीं क्रिएट होगी। ये सारी चीजें डिस्कस करना, एड्रेस करना भी इस प्रोजेक्ट का मेन एम था। तो यहाँ पे जो गोल्स है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो थे कि सारे जीन्स जितने भी ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होते हैं 20,000 से 25,000 जीन, सबको आइडेंटिफाई करना, सबके बेसिस के सीक्वेंस जो कि होल जीनोम में प्रेजेंट है उसको, उसका सीक्वेंस डिटरमाइन करना, सारी इंफॉर्मेशन को डेटा बेसिस में स्टोर करना, इम्प्रूव टूल्स तैयार करना इस प्रोसीजर के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन टेक्निक्स डेवलप होती है या जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करना, शेयर करना। सोसाइटी में इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज डेवलप होने वाले थे उनको भी एड्रेस करना। ये सारे एम थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब जो ये प्रोजेक्ट था ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, काफी ज्यादा कॉस्ट इसमें लगने वाली थी। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किन किन कंट्रीज ने, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को टाइमली या ये कह सकते हैं कंप्लीट किया था या कंप्लीट किया जा सका था। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was coordinated by Department of Energy and National Institute of Health, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ ने सबसे ज्यादा यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया था। बाद में इसके प्रमोशन में यानी कि इसके फेवर में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज आए थे उसमें इंक्लूड है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, ये इसका पार्टनर बन गया था। यानी कि इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प यूके का वेलकम जो ट्रस्ट था उसने किया था। इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, जो बाकी कंट्रीज है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, उसमें मेनली जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो सभी ने थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो मेन जो इसको कोऑर्डिनेट किया था वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने किया था। उसके बाद यूके के वेलकम ट्रस्ट ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन यानी कि इसको सपोर्ट किया था, और बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हेल्प की थी, तब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया था। ये जो प्रोजेक्ट है दैट was completed in 2003, that is almost, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग बची थी। तो 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। तो 13 साल लगे थे इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में। अब इस प्रोजेक्ट से यानी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से
क्या बेनिफिट होने वाला था। अगर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट इंडिविजुअल के डीएनए में वेरिएशंस का पता चलता है कि एक इंडिविजुअल का जो सीक्वेंस है वो दूसरे से कैसे डिफर करता है, और ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज हेल्प कर सकती थी हमारी डिजीज में के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, और आने वाले डेज में किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने में। क्योंकि जो पर्टिकुलर डिजीज पर्सन है उसके सीक्वेंस में क्या बदलाव आया है, एक नॉर्मल पर्सन है उसके सीक्वेंस में क्या चेंज है, उनको कंपेयर करके ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। सो नॉलेज ऑफ वेरिएशंस, नॉलेज ऑफ वेरिएशंस इन डीएनए, तो ह्यूमन जीनोम से हमें सीक्वेंस पता चल रहा है, सीक्वेंस में हर इंडिविजुअल का सीक्वेंस अलग होगा, तो जो नॉलेज है उस वेरिएशंस इन डीएनए में, दैट शुड बी या वुड बी हेल्पफुल, वो हेल्पफुल होगी आगे जाके किस चीज में, डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेवरल डिजीजेस। यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेवरल डिजीज है ये फ्यूचर की बात है कि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे डिजीज को रोक पाएंगे इसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस से ये बेनिफिट मिलने वाला था। यानी कि अगर हम कंक्लूसिवली बोले इसको तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी को हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते थे। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो हेल्प करने वाला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी को अच्छे से हम यहाँ पे समझ सकते थे। तो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाती है, या उस टाइम पे जब ये बात की जा रही थी तो उस टाइम पे कंसीडर किया जा रहा था कि अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग पता चल जाती है तो उससे जो वेरिएशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे डायग्नोसिस के नए नए तरीके निकलेंगे, ट्रीटमेंट के नए नए तरीके निकलेंगे, और आने वाले डेज में हम प्रिवेंट कर पाएंगे बहुत सारे डिजीजेस को। तो एक तरीके से ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलने वाली थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब ये सारी चीजें लगातार चल रही है, यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी के डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिल रही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर ली गई उसके बाद नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ जो डाउट्स थे वो सामने रखे गए कि क्या नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग के भी कोई बेनिफिट होंगे। तो जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स अगर उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं तो उनसे क्या बेनिफिट मिलने वाले थे, और ऐसे कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जिनको सीक्वेंस किया जा चुका है। sequencing of non-human organisms help us to understand their natural capabilities to solve some challenges। अगर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग की जाती है तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग से हमें उन ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज, उनकी जो एबिलिटी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है टू सोल्व सम चैलेंजेस रिलेटेड टू ह्यूमन
बींग्स, ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कहां पे उस इंफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता था? ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता था। एग्रीकल्चर के अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, इसके अलावा एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ जैसे अगर हमें कुछ ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता चलता है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया स्पिरुलिना, स्पिरुलिना काफी फेमस अपने एनर्जी प्रोडक्ट के प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें पता है कि उसके अंदर कौन सा सीक्वेंस है जिससे वो पर्टिकुलर प्रोटीन डेवलप होती है, तो उस प्रोटीन या उस इंफॉर्मेशन से ह्यूमन हेल्थ के लिए यानी कि हमारे लिए एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स तैयार हो जाता प्रोटीन का, तो ह्यूमन हेल्थ में वो इंफॉर्मेशन मदद कर सकती थी या कर सकती है। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे हमें ऑर्गेनिजम्स का पता है जिनके अंदर वो सीक्वेंस है जिससे वो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या उनके अंदर ऐसे कोई केमिकल्स तैयार होते हैं जिससे वो पर्टिकुलर पैथोजन को रोक सकते हैं, तो उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज किया जा सकता है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ कंपाउंड क्रिएट करना, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट, यीस्ट इथेनॉल प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है जाइमेज, जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद उसमें अनएरोबिक जो ब्रेक डाउन होता है, फर्मेंटेशन होती है, उससे इथेनॉल बनता है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उससे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यानी कि इथेनॉल का प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसी पावर होती है कि उनके अंदर वो एंजाइम बनते हैं जो किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एनवायरमेंट को क्लीन करने की जो प्रोसेस है उसमें ये काफी बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हेल्प मिल सकती थी, इसलिए उनके जीनोम को भी सीक्वेंस किया जाना स्टार्ट हो चुका है। अब जिन ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो सीक्वेंस किया जा चुका है वो है वेरियस ऑर्गेनिजम्स, organism whose genomes have been sequenced, जिनके जीनोम सीक्वेंस किए जा चुके हैं वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस किया जा चुका है। यीस्ट, इसका भी जीनोम सीक्वेंस किया जा चुका है। इसके अलावा सिनोरैप्टाइटस, सिनोरैप्टाइटस एलिगेंस, सिनोरैप्टाइटस एलिगेंस जो होता है दैट इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ये फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, इसका भी डीएनए जो है वो सीक्वेंस किया जा चुका है। इसके अलावा ड्रोसोफिला जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, इसका डीएनए सीक्वेंस किया जा चुका है। ड्रोसोफिला के अलावा राइस प्लांट, इसका डीएनए सीक्वेंस किया जा चुका है। अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस जो प्लांट है उसका भी डीएनए सीक्वेंस किया जा चुका है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका डीएनए सीक्वेंस किया जा चुका है, यानी कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जिनकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथोडोलॉजीज है वो क्या है? मेथोडोलॉजीज, क्या मेथोडोलॉजीज यूज की जाती हैं? देयर आर टू अप्रोच, देयर आर टू अप्रोचेस फॉर दिस डीएनए सीक्वेंसिंग। दो अप्रोच है इसके लिए। फर्स्ट जो अप्रोच है इसके लिए, फर्स्ट अप्रोच, पहली अप्रोच या पहला मेथड क्या है इसके लिए? फर्स्ट मेथड that is it is based on to identify all the genes, to identify all the genes present in the genome which codes for RNAs, to identify all the genes present in the genome which codes for RNAs, यानी कि जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स हैं जो आरएनए बना सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और अब इस जो टेक्निक है इसको बोला जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। दिस टेक्निक और दिस मेथड is known as expressed sequence tags, यानी कि जो सीक्वेंस एक्सप्रेस करते हैं उसको टैग कर देना, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर लेना। एक्सप्रेस करने का मतलब वो जीन जो आरएनए बना रहे हैं सिर्फ उसको टैग कर देना कि ये एक्सप्रेस करके बनाता है, सिर्फ उस वाले डीएनए को आइडेंटिफाई करना। ये थी इसकी फर्स्ट अप्रोच। So, which codes for RNAs and this technique is known as expressed sequence tags. सिर्फ उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो आरएनए को अनकोड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। नाउ द सेकंड अप्रोच, जो सेकंड अप्रोच है इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्लाइंड अप्रोच, इट इज अ ब्लाइंड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स sequencing of whole genome, consisting of both coding and non-coding parts, and later assigning different sequences with functions, मतलब अगर इस टेक्निक की बात करें तो ये हमारे पास अगर डीएनए है तो इस टेक्निक में सिर्फ उन पार्ट्स को सीक्वेंस किया जाता है, उन पार्ट्स को एनालाइज किया जाता है जो एक्चुअल में आरएनए बनाते हैं। बाकी पार्ट को जो आरएनए नहीं बनाते उसको छोड़ दिया जाता है। इस वाले अप्रोच में क्या करते हैं? इस वाले अप्रोच में पूरा जो डीएनए है, पूरे जीनोम का जो डीएनए है उस पूरे को सीक्वेंस किया जाता है और सीक्वेंस करने के बाद फिर उसमें से कौन सा पार्ट क्या बनाता है उसको पर्टिकुलर फंक्शन से असाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो डीएनए वो सीक्वेंस किया जाता है, उसके बाद उसको फंक्शन के साथ रिलेट किया जाता है। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन अप्रोच है। तो ये दो मेथड जनरली यूज किए जाते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए कि डीएनए सीक्वेंसिंग में
आप किस तरीके की सीक्वेंसिंग करेंगे, सिर्फ जीन्स की जो आरएनए बनाते हैं या पूरा जो जीनोम है उसको सीक्वेंस किया जाना है। लेकिन अगर कोई भी मेथड यूज किया जाए तो उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जो कॉमन स्टेप है, चाहे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस, कॉमन स्टेप्स, चाहे हम इसमें एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाली टेक्निक यूज करें या फिर सीक्वेंस एनोटेशन यूज करें, कुछ स्टेप्स है जो सभी जगह पर रिपीट होते हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ इंटैक्ट डीएनए फ्रॉम सेल, सेल से डीएनए को आइसोलेट करना, ये पहला स्टेप होता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। डीएनए बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको एक साथ सीक्वेंस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके फ्रेगमेंट बनाए जाते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए by restriction endonuclease enzyme, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसके फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। फ्रेगमेंट्स बनाए जाने के बाद अब उन फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जाता है, बहुत सारी कॉपीज तैयार की जाती है। क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, उन फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग करना यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना ताकि आसानी से उनकी सीक्वेंसिंग की जा सके। क्लोनिंग के लिए अब क्या किया जाता है, उनको एक स्टेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। फॉर क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड into stable host using vectors का यूज करके उनको स्टेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। वेक्टर्स बैक और यैक यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया जाता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया जाता है, होस्ट बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं, और अब पीसीआर टेक्निक इसके लिए यूज की जाती है।